हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर क्लास 12th और कंपटीशन के बच्चों वाले, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन करना एक अच्छी बात है। फिजिक्स के क्वेश्चन जितने करोगे आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उतना होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। प्रॉब्लम इन फिजिक्स में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। कुछ कंबाइंड टॉपिक्स का इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखो, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लाइन चार्ज डेंसिटीज λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर विल बी। हमें यहाँ पर निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर दो वायर्स प्लेस्ड हैं, r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, दोनों की डेंसिटी गिवन है λ1 एंड λ2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक जो वायर होता है, वायर जिसकी इंटेंसिटी या जिसकी चार्ज डेंसिटी λ1 होती है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास, यहाँ अपन कह सकते हैं r डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर आपने पढ़ा है फॉर्मूला इसका, 2k λ/r होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करें वायर है, ये इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है इस तरह से, और ये E ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेकेंड वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज E अपॉन लेंथ कर लेते हैं, हमें चाहिए F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो Q/L क्या होता है? चार्ज अपॉन L, चार्ज अपॉन L होता है लैम्डा। ठीक है, ये चार्ज हो गया Q अपॉन लेंथ, इसकी लेंथ सपोज कर लें L है। ठीक है, सपोज करोगे अगर लेंथ है, वैसे तो ये चार्ज आपको वायर दे रखे हैं इनफाइनाइट के, और चार्ज टोटल मान लेते हैं Q है, तो λ2 की वैल्यू क्या होगी? Q/L। तो Q/L की जगह आ जाएगा λ2, और E की जगह आपने पता है 2k λ1, 2k λ1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वायर का है इस तरह से। तो फॉर्मूला क्या मिला हमें? 2k λ1 λ2 अपॉन r। ठीक है, तो 2k λ/r तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमें उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना था, बट हमसे पूछा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ की जगह हमारा एक लैम्डा आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये फोर्स चाहे फर्स्ट वायर सेकंड पे लगाएगा, चाहे सेकंड वायर फर्स्ट पे लगाए, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों वायर्स के बीच में फोर्स पूछा है आपसे। तो आंसर है इसका 2k λ1 λ2 अपॉन r। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका बी। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। पहला प्रॉपर्टी है, पहली जो लाइन है, पहला जो ऑप्शन है, दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि हमेशा ये इमर्ज कहाँ से होती है, एमिट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है? पॉजिटिव से। एंड कहाँ होती है? टर्मिनेट कहाँ होती है? खत्म कहाँ होती है? माइनस पर। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मोर। जहाँ ज़्यादा लाइन्स है वहाँ पर डेंसिटी वीक बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, थर्ड, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द रेडियस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अलोंग द रेडियस होता है। आप इस तरह सर्कल ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये रियल में होती है, फिजिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस है तो नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी हैं अच्छे से, तो इसमें से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आए थे। देखो, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज q, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर अगर आपने पढ़ा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद है, तो आप उसके सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो आप,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आउट, सबसे पहले आउट ही निकालते हैं। आउट का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और आउट का मतलब होता है आर इज ग्रेटर देन आर। आर इक्वल टू आर मतलब सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आर लेस देन आर, ये आ गया अंदर इनसाइड, तो ई इन कितना होगा, ई इन होगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा है। तो देखो पहला ऑप्शन ही क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, वेयर आर, ये सही करेक्ट ऑप्शन है। तो पूछा क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है, तो फर्स्ट ही है, बाकी सब गलत है यहाँ। चलो और 1 और 2 वाले हैं तो ये भी देख लेते हैं। सेकंड देखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इट इज़ 0 एट ऑल द पॉइंट्स, गलत है, एंड 1 और 2 बोथ। अब इसमें देखो आप सेकंड ऑप्शन जो दिया है आपको, इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर और इक्वल टू आर, दोनों ऑप्शन दे दिए इसमें, आर इज ग्रेटर देन आर और इक्वल टू आर। तो इसके ऑप्शन में आप देख सकते हो कि ये बात कर रहा है सरफेस पर और सरफेस के बाहर, दोनों जगह की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह की बात कर रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर तो दिया है, आर इक्वल टू आर, अब ये देखो ये इक्वल टू आर है और आर ये ग्रेटर देन आर है। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके लिखूं, कंबाइन करके लिखूं, तो ऐसे लिख सकता हूं आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो ये आउट की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू बराबर हो चाहे बड़ी हो, मतलब सरफेस हो या बाहर हो, फॉर्मूले का फॉर्मेट आप देखो सेम है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन आएगा 1 और 2, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन, ए तो करेक्ट था, बी भी करेक्ट है इसका, क्योंकि आर ग्रेटर और इक्वल टू दे रखा है, तो इक्वल टू का मतलब इक्वल टू भी वही फॉर्मूला है, ग्रेटर भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका लास्ट आ जाएगा 1 और 2 बोथ। चलें आगे नेक्स्ट, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बता सकते हो। पहला देखो पैरेलल लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती, सही लग रहा है, पैरेलल लाइन्स होती हैं। सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स पॉइंट चार्ज से निकलती हुई रेडियल हैं, ये पॉइंट चार्ज है और ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर की तरफ ऐसे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं सारी, तो ये भी सही है। तीसरा देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखना ध्यान से, इसमें दिया है, देखो लाइन्स देखना, इस तरह से स्टार्ट हुई, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई और फिर ये यहाँ, फिर ये वापस वहीं आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, सारा जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है कि लाइंस क्या कर रही हैं, ध्यान से देखो, तो लाइंस कंटिन्यू, मतलब यहाँ से शुरू होके लाइंस कंटिन्यू ऐसे फॉर्म कर रही हैं, मतलब ये पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो गलत ऑप्शन पूछा है, ठीक है, गलत ऑप्शन पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो गलत है इसका वो थर्ड है, ये नॉट पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस क्वेश्चन मिल जाता है आपको। चलो आगे नेक्स्ट, अगला देखो, अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज q प्लेस इनसाइड अ कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी स्फेयर ऑफ रेडियस 2r। एक स्फेयर लेते हैं, इसका रेडियस क्या है, r है, चार्ज क्या है, q है, ठीक है। अब इस स्फेयर को इमेजिन कर रहे हैं हम, इस स्फेयर को इमेजिन किया कि ये 2r के स्फेयर के अंदर प्लेस्ड है, 2r रेडियस के स्फेयर के, तो 2r रेडियस के अंदर प्लेस है। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फेयर, तो अगर ये क्लोज सरफेस इमेजिनरी जो है, इसका फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कितना चार्ज अंदर है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू तो वैसे भी आपको पता है साइज पर डिपेंड नहीं करती है, साइज स्मॉल r हो कैपिटल R हो या 2r रेडियस का हो या 3r का हो, फ्लक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आपको पता है फ्लक्स क्या होगा, जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज गिवन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है, और नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 2r रेडियस का होगा तो भी ये नंबर ऑफ लाइंस सेम रहेगी, अगर आप रेडियस कम भी कर देते तो भी नंबर ऑफ लाइंस तो सेम रहेंगी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू शेप पर डिपेंड नहीं करती है। तो r रेडियस r के लिए पूछे तो भी ये आंसर है, 2r के लिए पूछे तो भी ये आंसर है, क्लियर है। तो गॉस थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये साइज पर नहीं डिपेंड करता है, वो बताया जाता है, राइट। अगला देखो, अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, अगेन सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड आपको दिया है स्फेयर नॉन कंडक्टिंग,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस मतलब अंदर की साइड क्या होता है, बाहर की साइड क्या होता है, आपने पढ़ा था अभी, इनसाइड कितना है, आउटसाइड कितना है। तो उस फॉर्मूले जो अगर आपको सारे याद हैं तो आप इसमें बता सकते हो। फॉर्मूले सारे याद है, भी पढ़ा था हमने, मैं एक बार दिखा दूं वापस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार वापस फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इनसाइड ये रिलेशन है, सरफेस पे ये, आउटसाइड ये है, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड सारे रिलेशन आपको पता है, तो आप इसमें बता सकते हो आराम से। देखो पहला ऑप्शन, इंक्रीजेज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज लेस देन आर, ये तो सही है भी। आर के साथ बढ़ेगा जब आर आर से लेस होगा, मतलब कम होगा, मतलब अंदर की बात कर रहा है, इनसाइड की, ये मतलब इनसाइड होता है अंदर, तो अंदर तो यही चलता है रिलेशन, सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, डिक्रीज होगा जब आर बढ़ेगा, ठीक है। मगर ये कंडीशन देखो, आर 0 टू इन्फाइनाइट के लिए दे रखा है। वैसे आपको पता है आर स्मॉल आर जो होता है, ई स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये कह रहा है हमेशा डिक्रीज होगा। 0 से आर की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 0 से बड़ी हो, कितनी बड़ी हो, सभी वैल्यूज़ के लिए आर बढ़ने के साथ ई डिक्रीज होगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला जो ई होता है ये केवल आउटसाइड के लिए वैलिड है, बाहर के लिए, ठीक है। तो ये गलत हुआ। सी देखो, डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज फॉर आर, अब यहाँ कंडीशन आ गई, देखो ये आर की वैल्यू सरफेस से ज़्यादा, मतलब सरफेस से बाहर चले गए, तो ई आउट के लिए कंडीशन ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। डी देखो, इज डिसकंटिन्यूस एट आर इक्वल्स टू आर। अब इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिसकंटिन्यू नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इनसाइड है वो सरफेस पे नहीं है फिर आउटसाइड फिर आ गया, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए और सी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। कैसे किसी और तरीके से समझना हो, किसी और कॉन्सेप्ट आपको कोई डाउट हो रहा हो, कहीं आपने गलत कुछ पढ़ रखा हो, गलत ध्यान रखा हो, मिसकंसेप्शन हो, तो उसको दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स दे रखा है, उसका यूज़ करें और मुझे बताएं कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न है, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला देखो, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस इनसाइड अ क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज 5। अब 20 माइक्रोकूलम का फ्लक्स कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू आपको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है, चार्ज लिखना होता है 20 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम लगा दिया, फर्स्ट इक्वेशन ये ली। अब बोल रहा है 20 माइक्रोकूलम हटा दो, इफ 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस देन चेंज इन फ्लक्स। अब पहले 20 था, ठीक है, अगर 80 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस कर दें, अब यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है कि 20 को हटा के प्लेस करना है कि 80 मतलब 20 को हटा के प्लेस करना है कि 20 में मिक्स करना है, क्लियर नहीं है। तो इसको अपन मानते हैं कि ऐड कर दिया और मतलब जोड़ दिया, इसे मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ प्रश्न के अंदर, और जोड़ा मतलब और ऐड किया, तो इंग्लिश में थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, 20 में हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 5 डैश। अब 20 प्लस 80 कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। तो फ्लक्स का जो अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा क्या है अभी, ये तो निकाल दिया है, 20 भी पता है, 20 से भी निकाल दिया, 20 प्लस 80 100 से भी निकाल दिया। देन चेंज इन फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स में चेंज कितना होगा, तो पहले इतना था अब इतना हो गया, तो चेंज कैसे निकालते हैं, हमें तो चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल से, तो फाइनल आएगा 5 डैश, इनिशियल होगा 5, तो फाइनल क्या है 100 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इनिशियल था 20 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ गया आपका 80 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये तो आंसर जो है वो 4 5 5 5 ऐसे 5 की फॉर्म में दे रखा है, आंसर 5 की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें 5 का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 20 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे 80 दे रखा है, 80 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 लिखूंगा, 20 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने 5 लिख दिया। ये 4 5 का मतलब ही 80 माइक्रोकूलम पर एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा, चेंज हमने निकाला 4 5। फाइनल फ्लक्स अगर पूछता चेंज करने के बाद, तो ये देखो ये 5 5 है, ये 5 5 होता अगर फ्लक्स में चेंज नहीं पूछता, फाइनल फ्लक्स पूछता तो 5 5। इनिशियल फ्लक्स 5,
फाइनल फ्लक्स 5 चेंज इन फ्लक्स 4 ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो, जल्दीबाजी में गलती ना करें। ऑप्शन तुम्हें दिए कंफ्यूज करने के लिए जाते हैं कि ये सब ऑप्शन है, तुम्हें लगता है हमने निकाल दिया, आंसर सही आ रहा है, इसको टिक कर दो, मगर चेक करें, 2 बार चेक करें, किसी में कन्फ्यूज़न है तो। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया गिवन है 100 यूनिट इन XY प्लेन। अब एरिया जो 100 यूनिट है वो XY प्लेन में है, एरिया की जो प्लेन है, प्लेन आपको दे रखा है तो XY प्लेन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। अब एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन, आपका कोई बोर्ड होता है, ये बोर्ड आप XY प्लेन में मान सकते हो, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है इसकी वैल्यू 100 मान लेता हूँ जैसा कि इसमें गिवन है, बट इसकी डायरेक्शन बताओ, एरिया की डायरेक्शन बतानी है। ये पूरा एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है हमेशा एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे होती है। तो ऐसे अगर होती है डायरेक्शन तो मुझे बताओ एरिया की डायरेक्शन क्या है? जे डायरेक्शन, सॉरी z एक्सिस पे है, एरिया की डायरेक्शन z एक्सिस पे आएगी, एरिया आपका इधर आएगा बाहर की तरफ। तो मैं एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा एरिया 100 k कैप। क्लियर? एरिया की डायरेक्शन आपकी तरफ आएगी इस तरह से, z एक्सिस पर एरिया की डायरेक्शन आएगी जो k कैप डायरेक्शन में होगी, ठीक है। x ये रहा, y ये रहा, तो z ऐसे आपकी तरफ है, तो k डायरेक्शन हो गई, तो एरिया लिख दिया 100 k कैप, ठीक है भाई। अब 100 k कैप लिख दिया एरिया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो हमसे पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं। बताओ फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो जल्दी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है E डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पढ़ी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पे ही हम कर रहे हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, रख दो 8 i कैप प्लस डॉट प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? एरिया के साथ, डॉट लगा दिया, एरिया लिख दिया 100 k कैप। अब जिन बच्चों को 11th में अच्छे से पढ़ रखा है, डॉट प्रोडक्ट आता है, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, वो उसको आराम से कर लेंगे। आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है? 1, जे डॉट जे क्या होगा? 1। तो सेम यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 आता है, जबकि आई डॉट जे अलग अलग अगर ले लिए तो उनका आंसर 0 होता है। तो अगर आप आई को k से मल्टीप्लाई करोगे 0, जे को k से मल्टीप्लाई करोगे 0, बचा क्या? 3k और 100, 3k 100k। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 300 और k डॉट k क्या हो जाता है? 1, इसलिए आंसर आया 300, ठीक है। इनके साथ 0 हो जाएगा, बाकी सबके साथ अलग अलग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, सेम वाला 1 होता है। तो ये 3k, ये 100k, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 300, k डॉट k 1 होता है, तो 300 आंसर आ गया, 300 यूनिट इसका आंसर है। करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो आ जाओ अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट वायर रेडियस 1 मिलीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर द वायर इज Q, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, लेंथ 1 मीटर, एनक्लोजेस द वायर सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। तो फिगर कुछ इस तरह से बना लेते हैं, देखो देखो वायर दिया है, पतला सा वायर है ऐसा, ये वायर दे दिया आपको, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो वायर तो पूरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैं पूरा वायर इससे लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाता हूँ। ये लॉन्ग मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी। इसकी जो चार्ज पर सेंटीमीटर है, मतलब लेमडा कह सकते हो, वो है Q। पर सेंटीमीटर चार्ज कितना है? Q है, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए एक सिलेंडर इमेजिन किया जो इसको कवर कर रहा है। उस सिलेंडर की बात करें अगर, उस सिलेंडर जो इमेजिनल सरफेस है यहाँ पर, वो सिलेंडर है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज हमेशा एनक्लोज सरफेस में होना चाहिए अगर गॉस थ्योरम लगानी है तो,
चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, मतलब कवर होना चाहिए। तो ये चार्ज है, वायर पे चार्ज है, वायर पे चार्ज था, उसको कवर करने के लिए सिलेंडर लिया है। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इस सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सिलेंडर का। तो आप मुझे बता सकते हो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और ये क्यू दे रखा है, क्यू चार्ज है पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर चार्ज कितना है? क्यू, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है? वो क्यू है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर पे चार्ज क्या होगा? 100 सेंटीमीटर दोनों जगह 100 मल्टीप्लाई करते तो 100 क्यू हो गया। और 100 सेंटीमीटर का मतलब ही तो 1 मीटर होता है। तो इस पे इस जो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा वो 100 क्यू आएगा। ठीक है, ये चार्ज इसके अंदर है, इस सिलेंडर के अंदर है। और इनसाइड चार्ज अगर मिल गया आपको, तो इनसाइड चार्ज मिलने के बाद आप इजीली फ्लक्स निकाल सकते हो, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है टोटल चार्ज। चार्ज कितना? 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में तो लगानी है, चार्ज अंदर का पता होना चाहिए, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है इसमें? बी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, बड़ा है। इसमें वायर की रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, वायर की रेडियस 1 मिलीमीटर कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, लॉन्ग वायर है। चार्ज पर सेंटीमीटर जो है वो क्यू था। सिलेंडर की सरफेस की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी, मतलब आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर थी। जब 1 सेंटीमीटर पे क्यू चार्ज है तो 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर पे 100 क्यू होगा। तो 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स हो गया। कोई दिक्कत? सही है, चलें आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ इज गिवन बाय, गॉस लॉ इज गिवन बाय, दिया हुआ है इस तरह से, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, है ना। क्यू इज नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस 0। ठीक है, गॉस थ्योरम के लिए बात कर रहे हैं, गॉस थ्योरम गिवन है, गॉस थ्योरम की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाता है एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, इफ नेट चार्ज है, इफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस 0। बात क्या है कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस, सॉरी गॉस थ्योरम में हमने पॉइंट पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम में, कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि E 0 होगा। ये हमने पॉइंट पढ़ा था, E मस्ट बी 0 ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन पूछा, निकालना है आपको। देन नंबर ऑफ इनकमिंग लाइंस एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वल, ये सही है। देयर इज अ नेट इनकमिंग फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ये गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसमें कि अगर नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज अगर आप देखो गॉसियन सरफेस के लिए 0 दे रखा है, तो इसका मतलब जितनी लाइंस एंटर हो रही है, जितनी लाइंस एंटर होगी उतनी लाइंस वहाँ से लीव कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस आर इक्वल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस थ्योरम वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा भी है हमने। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देन E एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर पे तो है 100। अब स्फेयर कैसा है? स्फेयर आपका है, स्फेयर दे दिया आपको यहाँ पर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। डाइलेक्ट्रिक दे दिया, नॉन कंडक्टिंग, सॉर्ट ऑफ नॉन कंडक्टिंग होता है डाइलेक्ट्रिक, सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर होता है, तो इसको नॉन कंडक्टिंग आप ले सकते हो। इंसुलेटर जो है आप लेंगे यहाँ पे, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, डाइलेक्ट्रिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो अब देखो, हमें दे रखा है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर दे रखा है, और स्फेयर में स्फेयर की रेडियस है कितनी? 10 सेंटीमीटर। 20 पर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 100, और पूछा कहाँ है? पूछा तो 3 पे है भाई, 3 पर पूछ लिया। 3 चीज़ें दे रखी हैं, चलो निकालते हैं। अब हम क्या करें? सबसे पहले हम निकालते हैं इस पे कि हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। ई आउट का मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 100, और आर की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, आर की वैल्यू दे रखी है 20 का मतलब हो गया स्क्वायर 400, ये वैल्यू है 100।
इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, काम में ले लूँगा मैं। अब रेडियस 10 दिए, 3 सेंटीमीटर पर आपको दिया, रेडियस इसकी 10 दी है, 3 पे पूछा है, इसका मतलब वो अंदर पूछ रहा है, इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड अगर पूछ रहा है तो हमें तो इनसाइड निकालना है। अब इनसाइड के लिए तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो के क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रख देंगे, के क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं इसी को, क्योंकि सीधी के क्यू वैल्यू जरूरत पड़ रही है। तो के क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁴, ये के क्यू की वैल्यू है, तो ये हम रख देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो के क्यू जो यहाँ पे चाहिए था उसकी जगह मैं सबसे पहले रखूँगा 4 × 10⁴। फिर आर कहाँ चाहिए था, 3 पर। कैपिटल आर क्यूब कितना है, रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर 10 × 10 कर दिया है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर ली। अब आप इजीली देख सकते हो, देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितने ज़ीरो कैंसिल हो गए, 1 2 3 काट दो, 4 × 3 12, 12 × 1 0 बचा, तो 120 वोल्ट पर मीटर आंसर है। 120 वोल्ट पर मीटर, क्लियर आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अगला देखो, नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग सरफेस इज φ1 एंड φ2 रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, मगर इसमें ध्यान होना चाहिए आपको कि इनकमिंग जो एंटर करने वाला फ्लक्स होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, और लीव करने वाला फ्लक्स होता है उसको लेते हैं पॉजिटिव, इतना याद होना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स लिखें φ इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या होगा, Q φ × एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या, φ1 और φ2 का टोटल नेट फ्लक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ φ नेट। और नेट फ्लक्स में क्या लिखूंगा बताओ, क्या φ1 + φ2 लिखूं, नहीं, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। तो आउटगोइंग कौन सा है, लिविंग फ्लक्स φ2 है, तो φ2 तो आएगा पॉजिटिव और लिविंग फ्लक्स आएगा नेगेटिव इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया Q की वैल्यू। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो, φ2 - φ1 इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन राइट है इसका। नेट फ्लक्स निकालना आता है तो चार्ज भी इजीली निकाल सकते हैं। अगला देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन गिवन है, सेम क्वेश्चन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया दे दिया 2 और लाइंग इन YZ प्लेन। एरिया चेंज हो गया, एरिया का प्लेन चेंज कर दिया है, प्लेन है YZ में। तो अगर पहले किया था हमने, तो YZ प्लेन में अगर एरिया है तो उसका डायरेक्शन x पे होगा। जिस प्लेन में एरिया है उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, देखो एरिया लिखूंगा 2 YZ का परपेंडिकुलर हो गया I कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो हो गया 5I कैप + 2J कैप। अब बोलो फ्लक्स निकालना है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फ्लक्स होता है E डॉट A। ठीक है, तो E कितना 5I कैप + 2J कैप, और एरिया कितना है 2I कैप। तो आपको पता है I और I से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी का कोई सेंस नहीं है। तो 10 आंसर आ गया, 10 इजी था। तो क्रॉस डॉट मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मल्टीप्लाई आना चाहिए इसके लिए। अगला देखो, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ गिवन क्यूब। क्यूब गिवन नहीं है, क्यूब बना लेते हैं भाई। ये क्यूब गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से क्यूब गिवन है, राइट। तो क्यूब अगर है यहाँ पर तो मुझे बताओ इसमें क्या पूछा है आपसे, गिवन क्यूब। तो क्यूब के लिए इसमें क्यूब का डायग्राम गिवन नहीं है, गिवन क्यूब मगर डायग्राम गिवन नहीं है। तो डायग्राम हम देख लेते हैं। देखो इसमें चार्जेस प्लेस किए गए हैं, चार्जेस प्लेस किए हैं, वो देखो आप, ठीक है। चार्जेस देखो अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग चार्ज हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। माइक्रोकूलम में है ये भी, हाँ माइक्रोकूलम में है। तो 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, सब जगह ये माइक्रोकूलम रहेगा। तो टॉप पर तो दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। फिर अगले इस पर देखोगे आप तो 5 6 7 8 गिवन है। 5 यहाँ दे दिया, 6 यहाँ दे दिया,
7 यहाँ दे दिया और 8 यहाँ दे दिया। कुल मिला के मतलब आपको समझ में आ गया कि ये क्यूब के हर कोने पे 1 to 8 तक चार्जेस रख दिए, 1 to 8 तक चार्ज रख दिया, ठीक है। हर क्यूब के कोने पर एक चार्ज रखा हुआ है। अब गॉस थ्योरम में न्यूमेरिकल आपने किया है कि जब किसी क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज होता है तो उस क्यूब में कितना फ्लक्स पास होता है। कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, उस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो कवर करने के लिए हम 7 क्यूब और लेते हैं, टोटल हो जाते हैं 8। क्वेश्चन किया है तो टोटल हो जाते हैं 8। तो 8 अगर टोटल होते हैं तो 8 में से 7 तो इमेजिन किए हुए हैं। कुल मिला के अपने क्यूब में कितना फ्लक्स आया, तो इस क्यूब के फ्लक्स, इस ये जो क्यूब है इसके हिस्से में कितना फ्लक्स आता है, इस चार्ज का 1/8, इस चार्ज का भी 1/8, सबका 1/8 आता है। तो अगर मैं क्यूब का फ्लक्स निकालूं तो मैं लिखूंगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 8। हर चार्ज का 8वां हिस्सा ही 1/8 पार्ट ही इस क्यूब में आता है, ठीक है भी। तो टोटल चार्ज तो हम लिख सकते हैं 1 to 8, तो हमें पता है ऐड करना है 1 to 8। तो 1 2 3 7 और 3 10 तो ये हो गए। 10 के बाद क्या हुआ, 10 के बाद आप देख लो 6 और 5 11 हो गए। तो 11 और 10 21, 21 और 7 ये हो गया 28, 28 और 8 36 आ गया। 36 माइक्रोकूलम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, आंसर आपके पास पाई में दे रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना रखें अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है आपको। तो एप्सिलॉन नॉट को लिखा रहने दो, पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से डिवाइड करो, ठीक है। पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये आपको याद है, तो इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करेंगे तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो इसको मैं 18 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 आ गया, हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 18 है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है, पाई है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, ठीक है। तो पाई भी आ गया और 9 के साथ 18 भी आ गया। अब 18 × 9 तो पता है आपको, 18 × 9 तो क्या होगा, ये तो 162 आ जाएगा। 18 × 9 162 आ जाएगा, पाई भी आ गया और 10⁻3 भी आ गया। तो आंसर देखो क्या हुआ, 162 पाई × 10⁻3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो है बी। पाई में आंसर दे रखा था इसलिए मुझे पाई में नहीं, वैसे मैं डिवाइड करूंगा। हालांकि ये वैल्यू और ये अगर मैं नहीं लेता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लेता, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर तो सही नहीं आता है। आंसर तो आप निकाल लोगे, मगर आंसर थोड़ी लिखना है इसमें, तो ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन टिक करना है मतलब ऑप्शन के हिसाब से हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो वो किया और हमने इस तरह से आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो क्यूब का था, कॉर्नर पे चार्ज का फ्लक्स 1/8 होता है, तो सबका टोटल चार्ज का 1/8 ही लिखना था, वो निकाला। करेक्ट आंसर इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है जो इस जो हमने किए 15 क्वेश्चन करने थे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस a/2 परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अबाउट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a। स्क्वायर ले लिया इस तरह से, ये स्क्वायर है, इसकी साइड a है, ठीक है। यहाँ से a/2 मतलब सेंटर हो गया यहाँ पर, इस पॉइंट पर a/2 पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ Q, हाँ। तो एक Q चार्ज यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं कैसे, गॉस थ्योरम लगा के। बट गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनक्लोज सरफेस। तो एनक्लोज सरफेस देखोगे आप, एनक्लोज सरफेस ये एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर के साथ आपको लेने हैं और इमेजिन किए हुए स्क्वायर। तो टोटल हमें क्या बनाना है, क्यूब। तो आप देखो ध्यान से, तो कितनी सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, कितनी सरफेसेस इमेजिन करोगे। यहाँ पर ये एक स्क्वायर गिवन था, तो आपको पता है क्यूब में कितनी सरफेस होती है, एक गिवन था। तो 2 3 टॉप की 4, बैक साइड की 5 और फ्रंट साइड की 6, टोटल 6 सरफेस होती हैं। आपका स्क्वायर एक सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो तो होता है Q/ε0। ये पास होगा क्यूब से, पूरे क्यूब से। अगर पूरे क्यूब से पूछा है कि एक स्क्वायर से पूछा था, तो स्क्वायर से पूछा है, तो स्क्वायर के लिए फ्लक्स का
5/6 कर देंगे, क्योंकि हर सरफेस एक स्क्वायर है, ये हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन नॉट, और पहले क्यूब के लिए था, यहाँ किसके लिए होगा, स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने किए क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉस थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे। सो पढ़ते रहिए। टिल देन गुड बाय।